वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। यानी कि आज की वीडियो में हम नया टॉपिक एक्साइटमेंट के साथ कवर करेंगे, कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब बात करते हैं कंसिलिएशन की। कंसिलिएशन क्या होता है? सबसे पहली बात, जैसे आपने इनिशियल वीडियोस देखी होगी तो हमें ये तो पता है कि हमारा क्या है, एडीआर मैकेनिज्म का क्या है, एक टाइप है हमारा क्या, कंसिलिएशन। अब कंसिलिएशन होता क्या है, नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स क्या होते हैं, कंसिलिएटर का रोल क्या होता है, आज की वीडियो में सारे ही डाउट्स ये क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कंसिलिएशन क्या होता है? कंसिलिएशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस वेयर इन अ थर्ड पार्टी वुड बी ट्राइंग टू मेक सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, but the conciliator also is suggesting the different ideas and the probable consequences of the act of the parties। अगर हम बात करते हैं कंसिलिएशन की तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें पता है कि एडीआर मैकेनिज्म है, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो यानी कि पार्टीज कहां जा रही है, कंसिलिएटर के पास जा रही है। यानी कि एडीआर मैकेनिज्म में अगर पार्टी ने कहा है अपने एग्रीमेंट में कि हम क्या करवाएंगे, अपने डिस्प्यूट क्या करवाएंगे, कंसिलिएशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि कंसिलिएटर के पास जाएंगे, कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। तो कंसिलिएटर क्या करता है? कंसिलिएटर डिफरेंट आइडियाज देता है पार्टीज को। आप अपने डिस्प्यूट को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ए मेथड, आप अपने तरीके को बी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने डिस्प्यूट को मेथड सी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी मेथड सुटेबल रहता है, यानी कि पार्टीज उसमें दोनों ही पार्टी क्या देती है, अपनी कंसेंट देती है कि हाँ हम बी मेथड को ऑप्ट करेंगे या सी मेथड को ऑप्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो कंसिलिएटर का वर्क क्या होता है, कंसिलिएटर का मेन काम क्या होता है? कंसिलिएशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें कंसिलिएटर डिस्प्यूट सॉल्व करता है पार्टीज का। कैसे? बाय गिविंग द डिफरेंट आइडियाज या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टीज। यानी कि डिफरेंट आइडियाज देगा पार्टीज को कि आप ए मेथड से अपना सॉल्यूशन, मतलब अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, बी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डी मेथड से कर सकते हैं। अब पार्टीज की कंसेंट के साथ वो सुटेबल आइडिया से क्या कर देगा, दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व कर देगा। यानी कि ए ने भी कहा, बी ने भी कहा कि हमें बी मेथड से सॉल्व करना अपना डिस्प्यूट, तो दोनों के साथ वो क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। क्लियर? इन द सिंपल सेंस, कंसिलिएटर गिविंग द वेरियस ऑप्शन what would be there in the courts and help the party to choose the best option for them. The conciliation is governed by the Arbitration and Conciliation Act 1996। तो देखिए, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करते हैं तो कंसिलिएटर का रोल क्या होता है? देखिए, वेरियस ऑप्शंस देना पार्टीज को और उनकी मदद करना कि बेस्ट ऑप्शन में चूज करने में। क्लियर? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ए बी सी डी, तो वेरियस ऑप्शंस दे रहा है पार्टीज को कि आप इस मेथड से भी अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। और क्या कर रहा है, पार्टीज को हेल्प कर रहा है क्या, उन मेथड्स में से जोन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा उन्हें समझाने में कि ये बेस्ट रहेगा, आप कोर्ट प्रोसीडिंग से बच जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने मेथड ऑप्ट नहीं करा, आपको डिले करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वही पेंडिंग केस पेंडिंग में पेंडिंग होते हैं, जस्टिस का कंसेप्ट बहुत डिले हो जाता है। तो लाइक दैट। क्लियर? जो हमारा कंसिलिएशन है वो किससे गवर्न होता है? हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 से। क्लियर? द आउटकम ऑफ द कंसिलिएशन इज अ सेटलमेंट एग्रीमेंट विच इज इक्वल टू एन आर्बिट्रेशन अवार्ड विच इंडीड इज एग्जीक्यूटेबल लाइक अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। तो ये क्या कह दिया सर ने? देखिए, जो आउटकम होता है कंसिलिएशन का, यानी कि कंसिलिएशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, देखिए जब उन्होंने डिस्प्यूट करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बी मेथड को ऑप्ट कर लिया, तो यानी कि ए ने और बी ने क्या दे दी, अपनी कंसेंट दे दी, तो फिर क्या बनता है, सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है। क्लियर? और उस पर दोनों ही पार्टीज ए एंड बी साइन करते हैं, और वो इक्विवेलेंट किसके तरीके से होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है, हल्का से मैं आपको समझा देता हूं। जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं या आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, और वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। क्लियर? अब ये बाइंडिंग वाला पॉइंट आप लास्ट पॉइंट में समझेंगे एक और बार। अंडर द ओल्ड एक्ट 1940 देयर वाज नो प्रोविजन फॉर कंसिलिएशन। अगर हम बात करते हैं ओल्ड एक्ट के बारे में, यानी कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के बारे में, तो कोई भी प्रोविजन नहीं था किससे, कंसिलिएशन से रिलेटेड, उस प्रोविजन, उस यानी कि उस एक्ट में। क्लियर? पार्ट 3 containing section 61 to section 81 of the act lays down the provision relating to the conciliation। अगर हम बात करते हैं हमारे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 के बारे में, तो कहां से कहां तक है, सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 81 तक, यानी कि सेक्शन 61 टू सेक्शन 81। और ये सब प्रोविजन किससे रिलेटेड है, हमारे बिल्कुल सही कंसिलिएशन से। लास्ट पॉइंट, नॉट बाइंडिंग नेचर। मैंने क्या कहा था अभी स्टार्टिंग में कि बाइंडिंग वाला पॉइंट आप अगेन समझेंगे।
अभी आपने सर स्टार्टिंग में बताया जो सेटलमेंट एग्रीमेंट रहता है, यानी कि कंसिलेशन के बाद जो हम पार्टीज का सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, वो किसके इक्विवेलेंट है? आर्बिट्रेशन अवार्ड के। आपने सर आर्बिट्रेशन में बताया था जो आर्बिट्रल अवार्ड रहता है या आर्बिट्रेशन अवार्ड रहता है वो क्या रहता है? बाइंडिंग रहता है, यानी कि जो डिसीजन होता है आर्बिट्रेटर का वो बाइंडिंग रहता है पार्टीज में। तो यानी कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट भी है यानी कि कंसिलेशन भी क्या है? बाइंडिंग है पार्टीज में। अब आप ये समझा रहे हैं नॉन बाइंडिंग नेचर। अब नॉन बाइंडिंग नेचर कैसे हो गया सर कंसिलेशन का? देखिए, मैं कंसिलेटर हूं, ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, मैंने वेरियस ऑप्शंस दिए, क्या मेरे वो ऑप्शंस बाइंडिंग है उन पे? यानी कि मैंने कहा ए मेथड से आप अपना डिस्प्यूट क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए ए एंड बी को, क्या वो क्या बाइंडिंग है? नहीं। जब तक दोनों पार्टी उस चीज को एग्री नहीं कर लेते कि हाँ हमारे लिए ए मेथड सही है हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और जो सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा उस पर साइन ना कर दे, तब तक वो बाइंडिंग नहीं है। तभी मैंने लास्ट पॉइंट में लिख रखा है नॉन बाइंडिंग नेचर, ब्रैकेट में डाल के लिख रखा है बाइंडिंग ऑल्सो। बाइंडिंग कब होगा? जब दोनों ही पार्टीज क्या करेंगी, सेटलमेंट एग्रीमेंट में साइन कर लेंगे, एग्री हो जाएंगे मेथड को ऑप्ट करने के लिए, यानी कि वेरियस ऑप्शंस में एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे, साइन कर देंगे, सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाएगा, तब वो जो रहेगा एग्रीमेंट, सेटलमेंट एग्रीमेंट, वो क्या रहेगा? बाइंडिंग रहेगा पार्टीज में। मगर जो वेरियस ऑप्शंस हैं कंसिलिएटर के द्वारा दिए गए वो बाइंडिंग रहेंगे पार्टी में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। क्लियर? एप्लीकेशन एंड स्कोप। होपफुली आपको कंसिलेशन टॉपिक समझ आया, इंट्रोडक्शन में समझ आ चुका हो कि कंसिलेशन कहते किसे। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्शन वाइज क्या है। तो अब बात करते हैं कंसिलेशन के एप्लीकेशन के बारे में एंड स्कोप के बारे में, यानी कि सेक्शन 61 के बारे में। सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 save otherwise provided by any law for the time being in force and unless the parties have otherwise agreed, this part shall apply to conciliation of disputes arising out of legal relationship whether contractual or not and to all proceedings relating thereto। अगर हम बात करते हैं कोई भी डिस्प्यूट हमारा क्या पार्टीज के बीच का जो भी डिस्प्यूट है वो लीगल रिलेशनशिप से अराइज हुआ है, तो चाहे पार्टी ऐसी सिचुएशन में कंसिलेशन कर सकती है। क्लियर? Section 61 subsection 2 this part shall not to apply where by the virtue of any law for the time being in force certain disputes may not be submitted to conciliation। कुछ हमारे ऐसे disputes भी होते हैं जो क्या नहीं करे जाते, conciliation में रेफर नहीं करे जाते। क्लियर? certain dispute may not be submitted to conciliation। क्लियर? अब बात करते हैं section 62 commencement of conciliation proceedings। अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन की हमारी कमेंसमेंट कब होती है? जब एक पार्टी क्या कर देती है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि दूसरी पार्टी को कहती है कि मैं आर्बिट्रेशन स्टार्ट कर रही हूं। क्लियर? तो अब यहां पे यानी कि कंसिलिएशन में अगर हम बात करते हैं तो कमेंसमेंट कैसे होती है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 द पार्टी इनिशिएटिंग कंसिलिएशन shall send to the other party a written invitation to conciliate under this part briefly identify the subject of the dispute। तो देखिए सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि एक पार्टी क्या करेगी, रिटर्न इन्विटेशन भेजेगी कंसिलिएशन के लिए, किसे? दूसरी पार्टी को, और उस रिटर्न इन्विटेशन में क्या करेगी, ब्रीफली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स शेल कमेंस when the other party accepts in writing the invitation to conciliate। यानी कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्या है, लिंक है। एक पार्टी क्या करेगी, रिटर्न इन्विटेशन भेजेगी दूसरी पार्टी को। क्लियर? और उसमें ब्रीफली क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब हमारी कमेंस होगी, जब दूसरी पार्टी क्या करेगी, उसे एक्सेप्ट करेगी राइटिंग में, यानी कि रिटर्न में एक्सेप्ट करेगी कि यस मैं जो आपका जो रिटन इन्विटेशन जो भेजा था पार्टी ए ने, पार्टी बी क्या करेगी, उसे एक्सेप्ट करेगी, यानी कि रिटर्न में रिप्लाई भेज के कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, कंसिलिएशन करना चाहिए। क्लियर? सबसेक्शन 3 इफ द अदर पार्टी रिजेक्ट द इन्विटेशन देयर विल बी नो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अगर अदर पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो उनका रिटर्न इन्विटेशन था, जो उनका ऑफर था पार्टी का कि हमें कंसिलिएशन करवाना चाहिए, दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की क्या नहीं होगी, कमेंस नहीं होगी। क्लियर? सबसेक्शन 4 इफ द पार्टी इनिशिएटिंग कंसिलिएशन डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई विद इन 30 days, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर
दूसरी पार्टी ने रिप्लाई नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल ए, अब ए ने क्या भेजा, रिटर्न इन्विटेशन भेजा, किसे, बी को, क्लियर। और जिस दिन से ए ने इन्विटेशन भेजा था उससे 30 दिन में बी ने रिप्लाई नहीं करा, क्लियर। इफ द पार्टी इनिशिएटिंग कंसिलिएशन डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सेंड द इन्विटेशन, यानी कि जिस दिन ए ने इन्विटेशन भेजा था उससे 30 दिन के अंतर्गत ए को कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, किससे, बी से, और विद इन सच अदर पीरियड ऑफ द टाइम एज स्पेसिफाइड इन द इन्विटेशन, और वो समय जितना ए ने क्या करा था, रिटर्न इन्विटेशन में स्पेसिफाइड करा था कि आप मुझे रिप्लाई 20 days में दीजिए, आप मुझे रिप्लाई 50 days में दीजिए, जो भी ए ने क्या करा था अपने इन्विटेशन में टाइम पीरियड लिखा था, क्लियर। बी मे इलेक्ट टू ट्रीट दिस एज अ रिजेक्शन ऑफ द इन्विटेशन टू कंसिलिएट, एंड इफ ही सो इलेक्ट्स he shall informs in writing the other party accordingly, यानी कि ए ने इन्विटेशन भेजा जिस दिन से बी को, उस दिन से बी ने 30 दिन के अंदर अंदर ए को कोई भी रिप्लाई नहीं करा, तो ए ने क्या मान लिया कि वो क्या है, बी की तरफ से क्या है, रिजेक्शन है, क्लियर, किसका, कंसिलिएशन का। अब ये ए ने माना है, यहां बच्चे आगे नहीं पढ़ते इसलिए मैं यहां ध्यान से समझा रहा हूं। ए ने मान लिया कि क्या है, रिजेक्शन है, 30 दिन के अंदर बी ने रिप्लाई नहीं करा, तो उसे क्या मान लिया जाता है, रिजेक्शन मान लिया जाता है। नहीं, ए क्या करेगा, ही शैल इन्फॉर्म इन राइटिंग द अदर पार्टी, यानी कि अब ए क्या करेगा, रिटर्न में क्या करेगा, भेजेगा किसे, बी को, कि मैं इसे क्या मान रहा हूं, आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करा तो इसे मैं क्या मान रहा हूं, रिजेक्शन मान रहा हूं। तो यानी कि राइटिंग में क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा ए किसे, बी को, अदर पार्टी को, क्लियर। सेक्शन 63, नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स। अब नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स कितने कर सकते हैं, यानी कि ए और बी, यानी कि जो भी ए बी का एग्जांपल इसलिए मैं लेता हूं, हमेशा कॉमन वर्ड रहते हैं, एक्स वाई ले लो या ए बी ले लो। अब कितने कंसिलिएटर क्या कर सकते हैं, अपॉइंट करे जा सकते हैं, किसके द्वारा, पार्टीज के द्वारा, क्लियर। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, देयर शैल बी 1 कंसिलिएटर अनलेस द पार्टीज एग्री दैट देयर शैल बी 2 or 3 कंसिलिएटर, यानी कि देखिए अगर पार्टीज ने एग्री नहीं करा तो वो एक कंसिलिएटर को क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे, या वो 2 और 3 भी कर सकते हैं। अब सर यहां आपने कहा 2, आप जब आर्बिट्रेशन बता रहे थे, मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं बच्चों, देखो सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखना तभी चीजें समझ आएंगी। आपने जब आर्बिट्रेशन बताया तो आर्बिट्रेशन में आपने कहा था कि इवन नंबर पे नहीं कर सकते, और इवन नंबर पे करते हैं तो पार्टीज क्या करेंगी, एक आर्बिट्रेटर ए पार्टी अपॉइंट करेगी, बी पार्टी एक आर्बिट्रेटर करेगी, यानी कि A1 और A2, और A1 A2 मिलकर क्या करेंगे, एक A3 अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेटर 3 वो एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, क्लियर। तो अब सर आपने यहाँ 2 क्यों लिखा है कंसिलिएटर में, कंसिलिएटर में ऐसी भी मतलब सिचुएशन होगी कि ए एक कंसिलिएटर करेगी, बी एक कंसिलिएटर करेगा, वो थर्ड करेगी। देखिए यहां पे वहां पे क्या था, जो डिसीजन दिया जा रहा था और वो बाइंडिंग था, यहां पे क्या दे रहा है कंसिलिएटर, ध्यान से समझने के लिए माइंड को रन करो, कंसिलिएटर क्या दे रहा है, वेरियस ऑप्शंस दे रहा है। यहां पे तो ये बात ही नहीं है ना कि जो कंसिलिएटर ने कह दिया वो मानना पड़ेगा पार्टीज को, नहीं, यहां तो ऑप्शंस दे रहे हैं, यानी कि 2 बंदे भी तो ऑप्शंस दे सकते हैं, यानी कि 2 बंदे हैं तो ज्यादा ऑप्शंस आएंगे पार्टीज के बाद डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो यहां ऑप्शंस है, वहां क्या था, डिसीजन क्या था, बाइंडिंग था। यहां कब बाइंडिंग हुआ, जब वो ऑप्शंस क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगी पार्टीज, क्लियर, यानी कि सेटलमेंट एग्रीमेंट में क्या करेंगी, साइन करेंगी। सबसेक्शन 2, वेयर देयर इज मोर देन 1 कंसिलिएटर दे ऑट एज अ जनरल रूल टू एक्ट ज्वाइंटली। अब एक से ज्यादा अपॉइंट करे जा रहे हैं, एक से ज्यादा कंसिलिएटर हैं कंसिलिएशन में, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्लियर, यानी कि दोनों को मिलके अच्छे तरीके से क्या करने पड़ेंगे, वेरियस ऑप्शंस देने पड़ेंगे, पार्टीज को सुननी पड़ेगी, पार्टीज की, इधर की पार्टीज की, यानी कि ए पार्टीज की बातें सुन के बी पार्टीज को बतानी, बी पार्टीज की सुन के ए पार्टीज को बतानी, मगर कोई ऐसी है जहां पे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब जरूरी है कि वो बातें रिवील नहीं करनी, तो पार्टी क्या करेगी, रिवील नहीं करेगी, क्लियर। वेरियस ऑप्शंस देगी, दोनों पार्टी एग्री करेंगे, साइन करेंगे, सेटलमेंट एग्रीमेंट में वो बाइंडिंग हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, बात करते हैं सेक्शन 64 के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर। सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ए, इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विद 1 कंसिलिएटर द पार्टीज में एग्री ऑन द नेम ऑफ अ सोल कंसिलिएटर, यानी कि दोनों पार्टी ने कहा कि एक कंसिलिएटर हमारा होना चाहिए, और उनका नाम क्या कर दिया, मेंशन कर दिया कि हम इस पर्सन को, ए को या बी को, सी को क्या करेंगे, कंसिलिएटर बनाएंगे। बी पॉइंट क्या कहता है, इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विद 2 कंसिलिएटर ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कंसिलिएटर। अगर 2 कंसिलिएटर की बात है तो A1 क्या कहेगी,
सॉरी ए पार्टी क्या कहेगी कि मैं A1 कर देती हूँ, C1 कर देती हूँ, और बी पार्टी क्या कहेगी मैं C2 कर देती हूँ, यानी कि कंसिलेटर 1 और कंसिलेटर 2। एक पार्टी एक कंसिलेटर चूज कर लेगी, दूसरी पार्टी दूसरी कंसिलेटर चूज कर लेगी, वो दोनों मिलकर क्या करेंगे ज्वाइंटली वर्क करेंगे और क्या करेंगे वेरियस ऑप्शन दे देंगे पार्टीज को। सी पॉइंट क्या कहता है, इन कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स with 3 conciliator, each party may appoint 1 conciliator and the parties may agree on the name of the third conciliator who shall act as a presiding conciliator। यानी कि वही कंसेप्ट आ गया, A C1 B C2 C1 C2 C3, क्लियर। और वो किसकी तरीके से एक्ट करेगा, who shall act as the presiding conciliator। comes to the subsection 2, parties may enlist the assistance of a suitable institution or person in connection with the appointment of conciliator and in particular। अगर हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में, तो सबसेक्शन 2 हमें बताता क्या है कि जो पार्टीज होती है ना, वो पार्टीज कंसिलेटर को कैसे अपॉइंट करती है। अपॉइंट का मतलब कैसे हो गया, यानी कि वो किसकी हेल्प ले सकती है, असिस्टेंस ले सकती है, किसकी, सुटेबल इंस्टीट्यूशंस की। सुटेबल जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो क्या करते हैं, कई बार इंस्टीट्यूशन का नेम रिकमेंड कर देते हैं पार्टीज को, और कई बार पार्टीज क्या करती है डायरेक्टली ही क्या कर लेती है, अपॉइंट कर लेती है इंस्टीट्यूशन से, किसे, कंसिलिएटर को, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ए पार्टी में रिक्वेस्ट such an institutions or a person to recommend the names of a suitable individuals to act as an conciliator। तो पार्टीज क्या कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो क्या करें, रिकमेंड करें नेम्स, किसके, इंडिविजुअल्स के, यानी कि जो भी पर्सन क्या है, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, सुटेबल पर्सन, सुटेबल इंडिविजुअल का नेम रिकमेंड कर दीजिए हमें, जो किसकी तरीके से एक्ट करेगा, एक्ट एज कंसिलिएटर, क्लियर। बी पॉइंट क्या कहता है, पार्टीज में एग्री दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ 1 और मोर कंसिलिएटर बी मेड डायरेक्टली बाय सच एन इंस्टीट्यूशन। वो क्या कर सकती है, पार्टीज डायरेक्टली भी क्या कर सकती है, इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, क्लियर। और इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट भी कर सकती है। कम्स टू द सबसेक्शन 65, submission of statements to conciliator। Subsection 1, the conciliator upon his appointment may request to each party to submit to him a brief written statement of his position and the facts and the grounds in support thereof, supplement by any document, other evidences that such party deems appropriate। देखिए अब अपॉइंटमेंट हो गया कंसिलेटर का, तो अब कंसिलेटर क्या कहेगा, कंसिलेटर कहेगा पार्टी से, क्या कहेगा कंसिलेटर पार्टी से कि भैया मेरी आपने अपॉइंटमेंट तो कर दी, अब वो पार्टीज को रिक्वेस्ट करेगा कि आप सबमिट करो, क्या सबमिट करो भाई, जो भी आप पे रिटन स्टेटमेंट है, यानी कि कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ ग्राउंड्स होंगे, कुछ एविडेंसेस होंगे, जो भी आप पे चीज है, यानी कि पार्टीज ए और पार्टी बी डिस्प्यूट पर, किसी भी चीज पे डिस्प्यूट होगा उनके बीच में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आप किन किन फैक्ट्स आपके पास हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहेगा ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, मेरे पे ये चीज है, जो भी कोई भी डिस्प्यूट है तो उनके कुछ फैक्ट्स होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, रिटन स्टेटमेंट्स, कुछ ग्राउंड्स होंगे, कुछ एविडेंस होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगी, तो वो सारी चीज की क्या करता है कंसिलेटर, रिक्वेस्ट करता है पार्टी से, दोनों ही पार्टी से कि वो आप क्या करो, सबमिट करो, किसे, कंसिलेटर को, यानी कि मुझे, क्लियर, समझ गए। कंसिलेटर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है पार्टी से, यानी कि दोनों पार्टी से, ए से भी और बी से भी, कि क्या करो, आपके पास कुछ एविडेंस है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी प्रूफ है, कोई भी फैक्ट, कोई भी चीजें हैं, वो सब चीज क्या करो, मुझे सबमिट करो, क्लियर। द पार्टी शेल सेंड अ कॉपी ऑफ सच स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एविडेंसेस टू द अदर पार्टी। जो पार्टी है वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देगी, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, एविडेंसेस होंगे, क्या होंगे, जो अदर एविडेंसेस होंगे पार्टी के खिलाफ पे, जो वो क्या कर देगी, सेंड कर देगी, क्लियर, उनकी कॉपी सेंड कर देगी, सबमिट कर देगी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसेक्शन 2, द कंसिलिएटर मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट हिम अ फर्दर रिटन स्टेटमेंट, यानी कि फर्दर रिटन स्टेटमेंट के लिए भी क्या कर सकता है, जो हमारा कंसिलिएटर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है पार्टीज को, ऑफ हिज पोजीशन, फैक्ट्स, ग्राउंड्स इन सपोर्ट देयर ऑफ, सप्लीमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अदर एविडेंसेस दैट सच पार्टी डीम्स एप्रोप्रिएट। द पार्टी शेल सेंड कॉपी ऑफ सच स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एविडेंस टू द अदर पार्टी, क्लियर। कम्स टू द सबसेक्शन 3, at a stage of the conciliation proceedings, the conciliator may request a party to submit to him such additional informations as he deems appropriate। यानी कि जो हमारी conciliation proceedings है, कोई भी स्टेज पे चल रही हो, यानी कि कोई भी स्टेज पे चल रही हो हमारी क्या conciliation proceedings, तो कंसिलेटर चाहे तो क्या कर सकता है, किसी भी स्टेज पे क्या कर सकता है, कंसिलेटर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है पार्टी को कि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की उसे रिक्वायरमेंट है, जो उसे अप्रोप्रिएट लग रही है, वो क्या कर सकता है, पार्टी से क्या काम कर सकता है, मांग सकता है, क्लियर, सबमिट करने को कह सकता है। कम्स टू द सेक्शन 66,
Conciliator not bound by certain enactments. The conciliator is not bound by the Code of Civil Procedure 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जो हमारा कंसिलेटर है ना ही वो बाउंड है किससे, सीपीसी से, ना ही वो बाउंड है किससे, हमारा एविडेंस एक्ट से। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं रोल के बारे में। सेक्शन 67 किसके बारे में बात करता है? रोल ऑफ द कंसिलेटर। ये कंसिलेटर का क्या रोल होता है? अगर हम जनरली जाने, अगर हम प्रोविजंस को साइड रखते हैं और हम समझते हैं कि कंसिलेटर का रोल क्या होता है, मेनली देखा जाए तो कंसिलेटर का रोल क्या है? डिस्प्यूट को क्या करना? सॉल्व करना। कैसे? वेरियस ऑप्शन प्रोवाइड करके। अगर हम बात करते हैं नॉर्मली भी, प्रोविजंस को मत देखना अभी, तो उसका कैसा रोल होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज को क्या करे, वो इक्वली ट्रीट करे, इम्पार्शियल रहे दोनों के बीच में। जो वो डिसीजन दे, वेरियस ऑप्शंस हों उसके, वो किस प्रिंसिपल से गवर्न होने चाहिए? फेयरनेस, जस्टिस। मेन क्या है कि जस्टिस, न्याय मिले दोनों को। ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? अगर हम देखा जाए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया जस्टिस मिलना चाहिए पार्टीज को। तो अब आते हैं प्रोविजंस पे। सेक्शन 67 सबसेक्शन 1, द कंसिलेटर शैल असिस्ट द पार्टीज इन एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर इन देयर अटेम्प्ट टू रीच एन एम्केबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट। तो इसमें क्या कहा गया कि ये कि जो डिस्प्यूट को उन्हें सेटल करेगा, यानी कि कंसिलेटर जो सेटलमेंट करेगा डिस्प्यूट का पार्टीज के बीच में, वो क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर? सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द कंसिलेटर शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, justice, give consideration to, among the other things, the rights and obligation of the parties, the usage of the trade concern and the circumstances surrounding the dispute, including any previous business practices between the parties। तो देखिए, अगर मेन बात करते तो कंसिलेटर का क्या बैठ रहा है सबसेक्शन 2 में, तो कहना चाहते हैं कि जो हमारे कंसिलेटर साहब हैं, उनका सबसेक्शन 2 में ये रोल है कि वो प्रिंसिपल, किन प्रिंसिपल से? ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस से क्या करे जाए? गाइड करे जाए। मतलब जो उनकी एक्टिविटीज है, डिसीजन दे रहे हैं, वेरियस ऑप्शंस दे रहे हैं, एग्रीमेंट करवा रहे हैं, तो मेन उनका क्या होना चाहिए? फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। क्लियर? कम्स टू द सबसेक्शन 3, द कंसिलेटर मे कंडक्ट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इन सच अ मैनर एज ही कंसिडर्स एप्रोप्रिएट, टेकिंग इनटू अकाउंट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द विशेस द पार्टीज मे एक्सप्रेस इंक्लूडिंग एनी। देखिए, यहाँ पे जो सबसेक्शन 3 है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, बट यहां तक का सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 ये कहता है जो कंसिलेटर है, वो कंसिलेटर अपनी जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहा है, वो कैसे कंडक्ट करेगा? इन सच अ मैनर ही कंसिडर्स एप्रोप्रिएट, जिस तरीके से उसे एप्रोप्रिएट तरीके से उसे लग रहा है कि हाँ इस तरीके से मेरी कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, तो उस तरीके से कंसिलेटर क्या करेगा? कंडक्ट करेगा कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Request by a party that the conciliator hear oral statements and the need for a speedy settlements or the dispute। अगर हम बात करते हैं कंसिलिएटर के, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कंसिलिएटर है वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स है उसकी, कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, वो किसी भी तरीके से कंडक्ट कर सकता है जिस तरीके से उसे सही लग रही है। बट यहाँ पे क्या देखना है? दोनों पार्टीज की, देखिए क्या करे, दोनों पार्टीज की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें सबमिट करे, इम्पार्शियली ट्रीट करे। और मेन मोटिव देखा जाए तो क्या हो? मेन मोटिव क्या होना चाहिए? जो सेटलमेंट है पार्टीज का, वो क्या होना चाहिए? स्पीडी होना चाहिए। दैट द नीड फॉर अ स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, पार्टीज का क्या हो? डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? सेटल हो जाए। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? द कंसिलेटर मे एट एनी स्टेज ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग मेक प्रपोजल फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। सच प्रपोजल नीड नॉट बी इन राइटिंग एंड नीड नॉट बी अकम्पेन्ड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस देयरऑफ। देखिए, जो कंसिलेटर है वो किसी भी स्टेज में, किसकी? कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में प्रपोजल कर सकता है, किस चीज का? फॉर अ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। और जो वो प्रपोजल है वो ऐसा जरूरी नहीं है किस में होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। क्लियर? सेक्शन 68, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, द पार्टीज और द कंसिलेटर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय अ सुटेबल इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन। देखिए, जो कंसिलेटर है वो क्या कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ले सकता है, किससे? इंस्टीट्यूशन से। किसकी कंसेंट से? पार्टीज की कंसेंट से। क्यों ले सकता है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 69, कम्युनिकेशन बिटवीन द कंसिलेटर एंड द पार्टीज। द कंसिलेटर may invite the parties to meet or may communicate with the terms orally or in writing. He may meet or communicate with the parties together or with each of them separately। तो देखिए, हमारा 69 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कंसिलेटर क्या करता है? पार्टीज को इनवाइट करता है, किस चीज के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, ओरली या रिटन फॉर्म में। क्लियर? वो क्या कर सकता है? दोनों पार्टीज को एक साथ भी मिल सकता है या दोनों पार्टीज के साथ सेपरेटली भी मिल सकता है। कंसिलेटर
ए से मिलने गया अलग, बी से मिलने गया अलग सेपरेटली, दोनों को एक जगह बुला लिया, तीनों ने बात कर ली। क्लियर। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अनलेस द पार्टीज हैव एग्रीड अपॉन द प्लेस वेयर मीटिंग्स विद द कंसिलेटर आर टू बी हेल्ड, सच प्लेस शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंसिलेटर आफ्टर द कंसल्टेशन विद द पार्टीज हैविंग रिगार्ड्स टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। अगर हम बात करते हैं प्लेस के बारे में, वो कहाँ मिलेंगे, तो उसे कौन डिटरमाइन करेगा, कंसिलेटर डिटरमाइन करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द पार्टीज। दोनों ही पार्टी से कंसल्टेशन करने के बाद कंसिलेटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा जिस जगह उन्हें क्या करनी है, मीटिंग करनी है। क्लियर। Comes to the section 17, disclosure of information. When the conciliator receive factual information concerning the dispute from a party, he shall disclose the substance of that information to the other party in order that the other party may have opportunity to present any explanation which he considers appropriate. अगर हम बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो एक पार्टी से कुछ उसने इंफॉर्मेशन रिसीव करी तो दूसरी पार्टी को क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। क्यों करेगा, क्यों दूसरी पार्टी को बता रहा है, क्यों दूसरी पार्टी के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है किस चीज को प्रेजेंट करने की, टू प्रेजेंट एनी एक्सप्लेनेशन। क्लियर। जहां उसे अप्रोप्रिएट लगता है तो वो क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है इंफॉर्मेशन को। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोवाइडेड दैट when a party gives an information to be a conciliator subject to a specific condition that it be kept confidential, conciliator shall not disclose that information to the other party. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है एक पार्टी की जो क्या है, कॉन्फिडेंशियल करना उसे जरूरी है, तो पार्टी जो कंसिलेटर है वो क्या करेगा, उस पार्टी की उस इंफॉर्मेशन को दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। क्लियर। सेक्शन 71, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज विद कंसिलेटर। The parties shall in good faith cooperate with the conciliator and in particular shall endeavor to comply with request by the conciliator to submit written materials, provided evidence and attend meetings। तो conciliator के साथ क्या करना है भैया, पार्टीज को भी क्या करना है, कोऑपरेट करना है। कैसे कोऑपरेट करना है, जो भी भैया कंसिलेटर मांग रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एविडेंस, कोई भी कुछ भी चीज मांग रहा है, तो पार्टीज को क्या करना है, वो सबमिट करना है। और जैसे लाइक कह रहा है कि अटेंड करिए, मीटिंग्स अटेंड करिए, दोनों आइए मिलिए, कोई भी चीज वेरियस ऑप्शन एक दूसरे के सामने बताए, तो उन्हें क्या करना है, यानी कि पार्टीज को, अगर सेक्शन 71 के बाद क्रक्स के बारे में कहते हैं तो क्या होता है कि पार्टीज को क्या करना है, कोऑपरेट करना है किसके साथ, कंसिलेटर के साथ। सेक्शन 72, सजेशंस बाय द पार्टीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ईच पार्टी मे ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव और एट द इन्विटेशन ऑफ द कंसिलेटर सबमिट टू द कंसिलेटर सजेशंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अगर हम सेक्शन 72 के बारे में बात करते हैं तो क्या कहता है सेक्शन 72 कि पार्टीज क्या कर सकती है, सजेशन दे सकती है किस चीज के लिए, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 73, settlement agreement. Subsection 1 of section 73, when it appears to the conciliator that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, he shall formulate the terms of a possible settlement and submit them to the parties for their observation. After receiving the observation of the parties, the conciliators may reformulate the terms of a possible settlement in the lights ऑफ सच ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्या करेगा, जो कंसिलेटर है उसे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि हाँ इस ऑप्शन पे दोनों ही पार्टी क्या करेगी, डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेगी, तो वो ऑप्शन क्या रख देगा, पार्टीज के सामने रख देगा और छोड़ देगा कि अब पार्टीज को अपने आप ऑब्जर्व करने दे कि वो क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे एग्री है या नहीं है। अब पार्टीज ने थोड़ा बहुत क्या करा कि जैसे क्या करा, चेंज कर दिया, मतलब जो ऑप्शन कंसिलेटर ने प्रोवाइड करा था उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन लिया है, तो उसके हिसाब से कंसिलेटर क्या करेगा, रिफॉर्मुलेट कर देगा और क्या कर देगा, पार्टी के डिस्प्यूट को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। क्लियर। सबसेक्शन 2, इफ द पार्टीज रीच एग्रीमेंट ऑन अ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, दे मे ड्रॉ अप एंड साइन अ रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट। रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट पे क्या करेगी पार्टी, साइन। अब ये चीज मैंने इतनी खींच के क्यों बताई, कंसीलिएशन का क्या होता है, नॉट बाइंडिंग नेचर होता है, बट जब जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है पार्टी साइन करती है तब वो क्या बन जाता है, बाइंडिंग नेचर का बन जाता है। इफ रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज, द कंसिलेटर में ड्रॉ अप और असिस्ट द पार्टीज इन ड्रॉइंग अप द सेटलमेंट एग्रीमेंट। सबसेक्शन 3, व्हेन द पार्टीज साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। यानी कि जब ये जो मैंने बोला था रिटर्न सेटलमेंट एग्रीमेंट को क्या कर रही है, पार्टी साइन कर रही है, तब वो क्या बन जाएगा, बाइंडिंग नेचर का बन जाएगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Subsection 4, the conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy thereof to each of the party। तो भैया जो कंसिलेटर वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा सेटलमेंट एग्रीमेंट को और क्या कर देगा, फर्निश कॉपी कर देगा देयरऑफ टू द ईच ऑफ द पार्टीज। नॉर्मली रीड आउट करो, नॉर्मली है सारे हमारे कंसिलिएशन के सेक्शंस।
सेक्शन 74 किसके बारे में बात करता है? स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट। अब सेटलमेंट एग्रीमेंट बनने के बाद पार्टीज मतलब साइन कर चुकी है, उसका क्या स्टेटस हो जाएगा, क्या इफेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट स्लाइड पे जाइए, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? इक्विवेलेंट टू आर्बिट्रल अवार्ड, और पार्टीज पे क्या रहेगा? बाइंडिंग रहेगा। क्लियर? रीड आउट कर लेना, समझ आ जाएगा। सेक्शन 75 कॉन्फिडेंशियलिटी। नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in any other law, for the time being enforced, the conciliator and the parties shall keep confidential all the matters relating to the conciliation proceedings. Confidentiality shall extend also to the settlement agreement, except where its disclosure is necessary for the purposes of implementation and enforcement. देखिए, अगर कंसिलेशन हो रहा है तो भैया वो जो मैटर है, डिस्प्यूट जिस मैटर पे चल रहा है, वो किस किस के बीच में? पार्टीज के बीच में और कंसिलेटर के बीच में। कंसिलेटर उसे डिस्क्लोज नहीं करेगा, उस मैटर को क्या रखेगा? कॉन्फिडेंशियली क्या करेगा कि यानी कि दोनों किसी भी पार्टी को, किसी भी अदर पर्सन को नहीं बताएगा। कब तक? वेयर इट्स डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, जब तक उस पर्पस, जो डिस्प्यूट है, कोई भी चीज है, जो भी प्रोसीडिंग्स की एक्टिविटीज है, उसका बताना क्या नहीं होगा? जरूरी नहीं होगा, नेसेसरी नहीं होगा। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट। क्लियर? सिंपल सी बात। सेक्शन 75 क्या कहता है कि क्या करेगी? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, किसके बीच में? पार्टीज के बीच में एंड कंसिलेटर के बीच में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्शन 76। सेक्शन 76 किस बारे में बताता है? टर्मिनेशन ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स है उनका कैसे टर्मिनेशन होगा। क्लियर? ए, by the signing of the settlement agreement by the parties on the date of the agreement, यानी कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है उसे जब पार्टीज क्या कर देंगी? साइन कर देंगी, तो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी? उनका टर्मिनेशन हो जाएगा। क्लियर? अब सेटलमेंट एग्रीमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ही पार्टीज क्या करती है? कोई भी ऑप्शन पे जो कंसिलेटर के द्वारा दिया गया होता है उस पर एग्री करती है, तो क्या बनता है? सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है। और जब उस पर पार्टी साइन कर लेती है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? बाइंडिंग हो जाता है, और टर्मिनेशन हो जाता है किस चीज का? कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स का। क्लियर? बी पॉइंट, ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द कंसिलेटर आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज इन द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट्स एट कंसिलेशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड ऑन द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन। देखिए, जो मैं वर्ड्स थोड़ा, जो मैं ट्यून में क्या करता हूँ, लाउड ट्यून करता हूँ या थोड़े से स्ट्रेच करके करता हूँ, तो यानी कि वो वर्ड्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट में, तो बी पॉइंट क्या कहता है? जब रिटन डिक्लेरेशन दे देगा, कौन दे देगा? कंसिलेटर दे देगा। किसकी कंसल्टेशन से? पार्टीज की कंसल्टेशन से, कि भैया अब कंसिलेशन, जो हमारी कंसिलेशन है वो और लॉन्गर जस्टिफाइड नहीं है, यानी कि कंसिलेशन करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं रिटन डिक्लेरेशन दे रहा हूं, पार्टी से क्या कर लिया? उसने कंसल्टेशन कर ली है। किसने? कंसिलेटर ने। तो तब क्या हो जाएगी? कंसिलेशन प्रोसीडिंग का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। क्लियर? सी पॉइंट क्या कहता है? बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीज addressed to the conciliator to the effect that conciliation proceeding are terminated on the date of the declaration। यानी कि अब क्या है? सी पॉइंट क्या कहता है? जब रिटन डिक्लेरेशन कौन दे देगा? पार्टीज दे देगी। किसे? कंसिलेटर को। तब भी क्या हो जाएगा? कंसिलेशन प्रोसीडिंग का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। डी पॉइंट, बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टी टू द अदर पार्टी एंड द कंसिलेटर। जब एक पार्टी यानी कि ए या बी दोनों में से कोई भी क्या कर रही है? रिटन डिक्लेरेशन दे रही है दूसरी पार्टी को या कंसिलेटर को कि क्या करना है भैया? अब टर्मिनेशन को क्या करना है? सॉरी, अब कंसिलेशन प्रोसीडिंग का क्या करना है? टर्मिनेशन करना है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 77, resort to arbitral or judicial proceeding. The parties shall not initiate during the conciliation proceedings any arbitral or judicial proceeding in respect of a dispute that is subject matter of the conciliation proceeding, except that a party may initiate arbitral or judicial proceeding whether in his opinion such proceeding are necessary for preserving his rights। देखिए, सेक्शन 77 क्या कहता है? पार्टीज इनिशिएट नहीं करेगी किस चीज के लिए? आर्बिट्रल के लिए, यानी कि आर्बिट्रेशन के लिए, या जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए। कब तक? जब भैया क्या हो? कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स क्या कर रही हो? चल रही हो। ड्यूरिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स पार्टीज कहां नहीं जाएंगी? आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाएंगी, और कहां नहीं जाएंगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए, यानी कि कोर्ट नहीं जाएंगी। क्लियर? बट ध्यान देने वाली बात यहां यह है, जो मैटर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। और एक्सेप्ट किस सिचुएशन में जा सकती है? यानी कि पार्टी किस सिचुएशन में आर्बिट्रेशन के लिए जा सकती है या कोर्ट जाती है, यानी कि
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए जा सकती है, वेयर इन हिज ओपिनियन सच प्रोसीडिंग्स आर नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग हिज राइट्स। यानी कि पार्टीज अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कहां जा सकती हैं? बिल्कुल सही, आर्बिट्रेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे। बट ये क्या है? एक्सेप्शन है। ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स पार्टीज कहां इनिशिएट नहीं कर सकती? आर्बिट्रेशन के लिए इनिशिएट नहीं कर सकती और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के इनिशिएट नहीं कर सकती। कब तक? एक्सेप्शन क्या है हमारा? जब तक उनको क्या ऐसी जरूरत ना लगे कि हमारे राइट को प्रिजर्व करने के लिए अब क्या है? नेसेसरी है कि हमें कहां जाना? आर्बिट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा या तो कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। क्लियर? सेक्शन 78 कॉस्ट। सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स द कंसिलेटर शैल फिक्स द कॉस्ट ऑफ द कंसिलिएशन एंड गिवन रिटर्न नोटिस देयरऑफ टू द पार्टीज। अगर हम बात करते हैं कंसिलेटर क्या करता है, कंसिलेटर क्या करता है भैया? दोनों पार्टीज को सुनता है, डिस्प्यूट के लिए वेरियस ऑप्शंस देता है, हेल्प करता है पार्टीज की डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए, सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाता है, उसमें पार्टीज के साइन करता है। तो ये सारी वर्किंग कर रहा है, यानी कि रोल परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए कुछ फीस भी चार्ज करता होगा, तो उस फीस को क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? अब जैसे ही टर्मिनेशन हो गया कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का, यानी कि सेटलमेंट हुआ या नहीं हुआ, भाई वर्क तो करा है ना कंसिलेटर ने, तो जैसे ही टर्मिनेशन हो गया किसका? कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का, तो कंसिलेटर क्या करेगा? शैल फिक्स द कॉस्ट ऑफ द कंसिलिएशन, यानी कंसिलिएशन की कॉस्ट क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। एंड गिव रिटर्न नोटिस देयरऑफ टू द पार्टीज, यानी कि पार्टीज को क्या दे देगा? रिटर्न नोटिस दे देगा। सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 कॉस्ट मीन्स रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू द फी एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसिलेटर एंड विटनेसेस रिक्वेस्टेड बाय द कंसिलेटर विद द कंसेंट। यानी कि देखिए जो भी फीस है, जो भी एक्सपेंसेस हैं किसके? कंसिलेटर के, और विटनेसेस के जो रिक्वेस्टेड करे गए हैं किसके द्वारा? कंसिलेटर के द्वारा, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बी एनी एक्सपर्ट एडवाइस रिक्वेस्टेड बाय द कंसिलेटर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यानी कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में क्या थी? किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की नीड थी, तो उसने पार्टीज की कंसेंट से क्या कर लिया था भैया? एडवाइस ले ली थी किसकी? एक्सपर्ट की, तो उसके चार्जेस भी क्या करने पड़ेंगे? कॉस्ट में आएंगे। क्लियर? सी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में जो भी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, सेटलमेंट एग्रीमेंट में जो भी हमारे क्या हुए, अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, इनकर्ड करे गए हैं, तो वो भी कौन चार्ज कर लेगा? कंसिलेटर चार्ज कर लेगा पार्टी से। क्लियर? द कॉस्ट शैल बी बोर्न इक्वली बाय द पार्टीज अनलेस द सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर अ डिफरेंट अपॉइंटमेंट। ऑल द अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ पार्टी शैल बी बोर्न बाय दैट पार्टी। अब देखिए जो भी सारी कॉस्ट है, तो कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गई? फीस ऑफ द कंसिलेटर, any expert advice requested by the conciliator with the consent of the parties, and other expenses incurred in connection with the conciliation proceedings and the settlement agreement। तो ये सारी चीजें क्या है? जो सारे एक्सपेंसेस हैं, अब वो किस पे? यानी कि कंसिलेटर चार्ज करेगा पार्टी से, और पार्टीज को क्या करना पड़ेगा? इक्वली पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उन्होंने कोई भी अपना रेशियो डिसाइड कर रखा है तो वो बात अलग है, अदरवाइज इक्वली पार्टीज को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा कंसिलेटर को। फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 का खर्चा है कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में, एग्जाम्पल है, तो 5,000 ए को देने पड़ेंगे, 5,000 बी को देने पड़ेंगे, किसे? कंसिलेटर को। सेक्शन 79 डिपॉजिट्स। द कंसिलेटर मे डायरेक्ट ईच पार्टी टू डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट एज एन एडवांस फॉर द कॉस्ट रेफर्ड in subsection 2 of the section 78 which he expects will be incurred। अब देखते हैं जो कंसिलेटर होता है, कंसिलेटर क्या करता है? कई बार पार्टी से क्या करता है? कुछ एक लमसम अमाउंट भी क्या कह देता है कि एडवांस आप पे करिए। फॉर एन एग्जांपल कंसिलेटर है, उसे लगता है कि कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में कितना खर्चा आएगा? 50,000 रुपए का खर्चा आएगा, तो वो क्या कर सकता है? 10,000 रुपए के लिए क्या कर सकता है? एडवांस के लिए पार्टीज को कह सकता है कि आपको इक्वली क्या करो, मुझे एडवांस पे करो। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Second, during the course of conciliation proceedings, the conciliator may direct supplementary deposits an equal amount from each party। अब कंसिलेटर को ऐसा लग रहा है कि भैया कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में और खर्चा है, तो कंसिलेटर क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली सप्लीमेंट्री डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट फ्रॉम ईच पार्टी। दोनों ही पार्टी से क्या कर सकता है कि और पैसा इक्वली क्या करो, मुझे डिपॉजिट करो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल उसे ऐसा लगता है 15,000 की नीड हो रहा है, तो 7.5 एक पार्टी पे 7.5 दूसरी पार्टी को क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे, किसे? कंसिलेटर को। Clear? 3. If the required deposit under subsection 1 and subsection 2 are not paid in full by both the parties within 30 days, the conciliator may suspend the proceedings or may make a written declaration of termination of the proceedings to the parties। अब देखिए हमारे कंसिलेटर साहब थे, यानी कि सबसेक्शन 1 में क्या क्या कि एडवांस ले सकता है, दूसरे में क्या फर्दर रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो कंसिलेटर क्या कर सकता है? पार्टीज को क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है कि आप मुझे क्या करिए? पेमेंट करिए।
अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अगर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में किसी भी सेक्शन में कंसिलेटर ने क्या करी, फीस मांगी, पेमेंट मांगी, और जो हमारी पार्टीज है विद इन 30 डेज फुल्ली पेमेंट किसे नहीं दी, कंसिलेटर को नहीं दी, तो कंसिलेटर क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है प्रोसीडिंग्स को और रिटर्न डिक्लेरेशन देगा किस चीज का, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग का क्या दे देगा, रिटर्न डिक्लेरेशन दे देगा। सबसेक्शन 4, अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स the conciliator shall render an accounting to the parties of the deposit received and shall return and expended balance to the parties। अब देखिए जो हमारा 4th पॉइंट है, अब उसे हम इस तरीके से समझेंगे कि हमें पूरा सेक्शन 79 समझ आ जाएगा। सेक्शन 79 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कंसिलेटर पार्टी से क्या कर सकता है, एडवांस में पैसे ले सकता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अगर उसे फर्दर रिक्वायरमेंट होती है तो कंसिलेटर क्या कर सकता है, पार्टी से कह सकता है मुझे और पेमेंट दीजिए। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अगर विद इन 30 डेज पेमेंट नहीं करती जो भी कंसिलेटर ने मांगी है, तो कंसिलेटर के पास क्या राइट है, वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है प्रोसीडिंग्स को और रिटर्न डिक्लेरेशन दे सकता है किस चीज का, टर्मिनेशन ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स का। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है, एग्जांपल से समझेंगे अच्छी तरीके से। मैं कंसिलेटर हूं, सबसेक्शन 1 के तहत मैंने क्या करा, पार्टी से क्या ले लिया, 50,000 रुपए ले लिया, एडवांस में ले लिया कि मुझे कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में 50,000 रुपए, लगभग 1.5 लाख रुपए लगेगा, मैं मुझे अभी 50,000 रुपए दे दीजिए एक्सपेंसेस के लिए। ए और बी ने मुझे 25,000 रुपए दे दिए इक्वली, क्लियर। अब मुझे आगे फर्दर रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे ऐसा लगा कि आगे में मुझे जरूरत पड़ जाएगी, तो मैंने क्या करा, 10,000 रुपए पार्टी से मांग लिए, क्लियर। 5,000 रुपए और देने, पार्टीज ने नहीं दिए, विद इन 30 डेज पार्टी ने मुझे पेमेंट नहीं करी, क्लियर। और जो मेरे 50,000 थे जो मैंने एडवांस लिए थे, उसमें से खर्च कितने हुए थे, 40,000 हो चुके थे एक्सपेंसेस में खर्च। तो कंसिलेटर ने क्या करा, सस्पेंड कर दी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि विद इन 30 डेज मुझे 10,000 और नहीं मिले, और मैंने क्या कर दिया, रिटर्न डिक्लेरेशन दे दिया किसका, टर्मिनेशन ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग का, किसे, पार्टीज को। तो जो मैंने 50,000 रुपए लिए थे, आगे 10,000 की और डिमांड करी थी, और मेरे यूटिलाइज कितने हुए थे, 40,000, जो 10,000 एडवांस में से बचे थे, तो कंसिलेटर क्या करेगा, उसे डिवाइड कर देगा, रिटर्न कर देगा पार्टीज के बीच में, क्लियर। Section 80, role of the conciliator in other proceedings. Unless otherwise agreed by the party, the conciliator shall not act as an arbitrator or as, come to the next slide, or judicial proceeding in respect of a dispute that is the subject of the conciliation proceedings। देखिए जो हमारे कंसिलेटर साहब हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में या हमारे केस में आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट नहीं करेंगे। द कंसिलेटर शैल नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर और as a judicial proceedings in the respect of the dispute that is the subject matter of the conciliation proceedings। B point क्या कहता है, the conciliator shall not be presented by the parties as a witness in any arbitral or judicial proceedings। यानी कि आर्बिट्रेशन में या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो कंसिलिएटर है वो प्रेजेंट नहीं होगा एज अ विटनेस, यानी कि पार्टीज के द्वारा एज अ विटनेस कंसिलिएटर को क्या नहीं करा जाएगा, प्रेजेंट नहीं करा जाएगा कोर्ट्स में, आर्बिट्रेशन में, क्लियर। द लास्ट सेक्शन ऑफ द कंसिलेशन वीडियो, सेक्शन 81, admissibility of evidence in other proceedings। The parties shall not rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings। Parties क्या नहीं करेगी, इंट्रोड्यूस नहीं करेगी एविडेंस, कहां, इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि इन आर्बिट्रेशन और इन कोर्ट, whether or not such proceedings related to the dispute that is the subject of the conciliation proceedings। यानी कि जो वो डिस्प्यूट है वो हमारा कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट मैटर हो या ना हो, पार्टीज क्या नहीं करेगी, इंट्रोड्यूस नहीं करेगी एविडेंस, किसमें, इन आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ए, व्यू एक्सप्रेस्ड और सजेशन मेड बाय द अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पॉसिबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। हाँ, जो हमारे व्यूज हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकती है, सजेशन को एक्सप्रेस कर जा सकते हैं जो अदर पार्टीज ने क्या करे थे, दिए थे, किसमें, in respect of a possible settlement of the dispute। B point क्या कहता है, admission made by the other party in the course of the conciliation proceedings। यानी कि during the conciliation proceedings admission करा था, यानी कि admit करा था किसने, अदर पार्टी ने, तो वो चीज भी क्या करी जा सकती है, दी जा सकती है, किसमें, आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। प्रपोजल मेड बाय द कंसिलेटर, हाँ आर्बिट्रेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या बताया जा सकते हैं, कंसिलेटर ने क्या क्या प्रपोजल रखे थे। बी पॉइंट क्या कहता था कि दूसरी पार्टी ने किस तरीके से एडमिट करा था, किन पॉइंट्स पे एडमिट करा था। फर्स्ट क्या कहता है, जो भी एक्सप्रेशन और सजेशन दिए गए थे दूसरी पार्टी के द्वारा पॉसिबल सेटलमेंट के लिए, वो सब चीज क्या करी जा सकती है, आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या करी जा सकती है, बताई जा सकती है। एज अ एविडेंस कोई भी चीज नहीं दी जाएगी, बट हाँ ये नॉर्मल चीज जो कंसिलेटर ने प्रपोजल दिए थे, ऑप्शन दिए थे पार्टीज को, वो सब भी क्या करे जा सकते हैं, डिस्क्लोज करे जा सकते हैं, किसमें,
आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, यानी कि आर्बिट्रेशन में या जुडिशियल प्रोसीडिंग में। द लास्ट डी पॉइंट, द फैक्ट दैट द अदर पार्टी हैड इंडिकेटेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर द सेटलमेंट मेड बाय द कंसिलिएटर। होपफुली आपको सारे पॉइंट टॉपिक सारे क्लियर हुए हो। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में डीएम कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलरली सेक्शन नहीं समझ आया, कोई पॉइंट रह गया, कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मैं छोटी सी क्लिप में आपको पर्टिकुलर वो सेक्शन अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अगर वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट सच में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और कई स्टूडेंट्स का थैंक यू सो मच, वो मुझे पर्सनली क्या करते हैं, डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं सबके डीएम देखता हूँ, हाँ रिप्लाई नहीं कर पाता बट सबके डीएम देखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।